hands together for Mr. Akhilesh Singh. वाह, अरे दम लगा दो। जबरदस्त। प्लीज 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 प्लीज। अभी मैं पीछे गूगल कर रहा था दोस्तों। Come on! अभी मैं पीछे गूगल कर रहा था। लगभग 35 लीटर शुद्ध दूध से 1 किलो घी निकलता है, और वो घी यहां बैठा हुआ है सारे के सारे। टेक क्लैपिंग जबरदस्त अपने आप के लिए। कम ऑन। सो कुछ मैं बोलूं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने से पहले लेडीज फर्स्ट प्लीज। अभी अखिलेश जी ने आपके लिए बोला था कि 35 किलो दूध से, लीटर दूध से 1 किलो घी निकलता है, जो आप लोग हैं। और उस घी के लिए मेरी तरफ से, और जो आज हम लोगों के लिए ताली बजा रहा है, अब तक बैठा हुआ है, कल वो यहाँ पर होगा, उनके लिए हम लोग तालियां बजाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी, एक छोटी सी स्टोरी से आपको मैसेज दूंगी। और ब्रह्मा जी और कृष्ण जी के ऊपर मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। ब्रह्मा जी ने दुनिया बसाई थी और विष्णु जी पालन करता थे। विष्णु जी जब धरती पे अवतार लेते हैं कृष्ण के रूप में, एक छोटी सी दुनिया बसाते हैं, वृंदावन। को भी भेजता हूँ मैं, सोनम को भी भेजता हूँ। और ब्रह्मा जी को जब वहाँ के लोग बोलते हैं कि ऐसी दुनिया कहीं भी नहीं है, ऐसी जगह कहीं भी नहीं है जो वृंदावन है, ब्रह्मा जी को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। घर घर जाके कृष्ण की सखियों से, ग्वालों से, सबसे जाकर कृष्ण की बुराइयां करते थे, बहुत कुछ बोलते थे भला बुरा। लेकिन वहाँ के लोग कृष्ण जी पे इतना विश्वास रखते थे, उनकी बुराई सुन नहीं पाते थे और तुरंत मना कर देते थे। ऐसा नहीं है, कृष्ण के अंदर जो प्रेम है हमारे लिए वो कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा वृंदावन बहुत ही अच्छा है। तो इस कहानी से एक छोटा सा मैसेज ये दे रही हूँ, आज जो ये ओके लाइव हमारा है ना, वो हमारा वृंदावन है, और जो हमारे कृष्ण है वो हमारे डीके सर हैं, जो हमारे दिल की धड़कन है और हमें आगे ले जाने वाले हैं। तो इन पर विश्वास करिए और अपने वृंदावन पे विश्वास करिए और अब मन लगाकर अपने काम को सक्सेस पे लेकर आइए और लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, जर्नी बड़ी सिंपल है। किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, गांव से, और 8वीं तक की स्कूल मेरे गांव में था, और 9वीं में मुझे जाना था बनारस एयरपोर्ट के पास, वाराणसी एयरपोर्ट के पास, राइट, जहां मेरा स्कूल था, हाई स्कूल यानी। लेकिन दिक्कत यह थी कि मेरे पास में साइकिल खरीदने के पैसे मेरे घर वाले के पास नहीं था, क्योंकि अखाड़े में कुश्ती लड़ता था उस टाइम में। तो मैंने भाई गांव के लड़कों को पटाया, भाई कि तू कैरियर पे बैठ जा, चलाऊंगा मैं, लाऊंगा मैं। लड़के खुश, एक चला रहे। अच्छा, मुझे लगता था मैं पहलवानी में एक्सरसाइज कर रहा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो 1.5 साल बीत गया, लेकिन 1.5 साल जब 10वीं क्लास आधी गई, झगड़ा हो गया उससे। वो बोला साइकिल पे अब न बैठाई। अब दिक्कत ये आ गया कि जब वो न बैठाई तब केकरे साथ जा फिर दोबारा। तो समस्या, पापा बोले यार साइकिल तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। फिर मेरे मामा को जब पता चला ना, तो उन्होंने सेकेंड हैंड साइकिल मुझे एक गिफ्ट की कि बेटा तू इसी से अपना पढ़ाई कर ले। तो इस तरह से दोस्तों 11वीं 12वीं की पढ़ाई हुई, हाई स्कूल यानी कंप्लीट हुआ। और यहां पे सबसे ताज्जुब बात यह रहा कि यदि मैं आज के 11 साल बैक जाऊं, तो जब मैं ग्रेजुएशन, जब मैं 12वीं कंप्लीट हो रही थी, तो बनारस शहर में आना था ग्रेजुएशन करने। अब मेरे पास मतलब ही नहीं है फीस भरने का पैसा, जिसको साइकिल खरीदने के पैसे ना हो। तो 600 रुपये महीने उसमें यूनिवर्सिटी का फीस था, बीकॉम का, और वो भी देने में घर वाले कंजूसी नहीं को नहीं दे सकते थे। आई नो दैट। तो खेती बाड़ी तो थी, जमीनें तो बहुत हैं,
लेकिन ज़मीन से कोई मतलब नहीं है घर का, आर्थिक स्थिति का, किसानों के लिए। तो फाइनली मैंने ये बोला कि टीवी टेप रिपेयरिंग का कोई मुझे कोर्स करा दिया जाए तो मैं अपना पार्ट टाइम में नौकरी, क्योंकि उसमें सीडी वूडी मोबाइल नहीं था, ये बात है 97 की, तो मैं कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करके अपना पार्ट टाइम में पढ़ाई कर लूँगा। तो मेरे चाचा ने मुझे कंप्यूटर कोर्स कराया 97 to 98 एक साल, और वो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में वहाँ पे लोकल जो दवा मार्केट था होलसेल का, बनारस में होलसेल बनारसी साड़ी फेमस है, उनके लिए मैंने 7 स्टूडेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन करके बेचना शुरू किया। 1500 रुपये महीने की मैंने नौकरी ज्वाइन की, जहां सॉफ्टवेयर बेचा वहीं पे एज ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी के ठीक सामने होलसेल दवा की दुकान थी। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने 1500 महीने मुझे देते क्यों थे, क्योंकि पूरे दिन में 3-4 बिलिंग होती थी, क्योंकि होलसेलर थे, उसी में 1-2 लाख का बिल हो जाता था। वो बिल, वो भी खुशी में, बाबू साहब आप हटिए मैं बिल काटूंगा, पता नहीं मुझे क्यों रखे, मुझे नहीं समझ में आया। 3 साल मैंने वहीं नौकरी की दुकान पे, और 3 साल मैंने अपना बीकॉम किया। अब पीछे स्टोरी को लॉन्ग ना करते हुए यदि मैं पीछे लेके जाऊं तो ये मेरा घर है, एक्चुअली ये 2009 तक का मेरा घर ये है, कच्चा मकान गांव का। ये जो भीड़ लगी हुई है ना, ये सामान वामान रखा हुआ है, एक आदमी जो लड़का है ये कुछ लिखा पढ़ी कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जान के मेरी शादी तय हुई और गांव में तिलक चढ़ा, मतलब शादी के पहले तिलक चढ़ता है। 15-20 दिन बाद मालूम हुआ कि लड़का कोई ये मेंबर बनाने का काम करता है, शादी टूट गई, सामान लेने आए थे सब, उसका ही लिखा पढ़ी हो रहा है। यानी मेरा तिलक टूट गया था, सामान वापस करना था, लड्डू वड्डू तो खा गए थे हम लोग वैसे बांट के, ये जो सामान था वैसे वाला वो वापस हो रहा, उसी का ये फोटो है, मिल गया, पुराना खोज रहा था तो। यस, उस कच्चे मकान में 5 पर्दार थे, बड़ा था मकान, और ये मेरा बेडरूम था, मेरे मम्मी पापा और मैं। मतलब ये मेरे गांव का फोटो है जहां इसी कच्चे मकान में, इसी रूम में हम लोग रहते थे, मतलब मम्मी पापा मैं मेरी सिस्टर तीनों इसी में हम रहते थे, एक मकान, कच्चा मकान, उसी के अंदर में। दोस्त यदि वहां से सफर में देखूं, थोड़ी सी और आगे बढ़ूं, तो मैं जब 2000 जब मैं दिल बनारस आया पढ़ने के लिए, जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया और साथ में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब ज्वाइन की, तो हमने 600 रुपये महीने का रूम लिया और 6 लड़के उसमें रहते थे, तो 100 रुपये महीने रेंट आता था। उस रूम का फोटो है, ये भांजी मेरे गोद में बेसिकली, और ये मेरे रूममेट हैं 2। हम नीचे जमीन पे ही बिछा के चादर 6 के 6 सोते थे, क्योंकि सबकी हालत वैसी थी, तो गद्दा और चारपाई तो दिमाग से निकाल दो, तो हम इसी रूम में सोया करते थे। 2004 तक मैं इस रूम में था। 2003 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग पता चली, हिंदुस्तान लीवर से मैंने कैरियर शुरू किया, जो बंद हो गया साल भर के अंदर, और उसी समय मैंने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में कदम रखा। तो एज ए ट्रेनर मैंने 5 साल काम किया, फिर इसके बाद थोड़ी सुधर गई स्थिति, लेकिन घर बनाने लायक नहीं थी। फाइनली 2011 में मुझे लगा कि यार कुछ करना पड़ेगा, बनारस में नहीं हो सकता। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए, और अपनी आईटी कंपनी मैंने खोली नोएडा में, और प्रीति उसमें मेरी पार्टनर थी बेसिकली, क्योंकि ये डेवलपर थी, मैं डिजाइनर था, वेबसाइट डिजाइनिंग ये डेवलपिंग करती थी। तो हमारे पास पैसे वैसे नहीं थे, पहले फ्रीलांसर ज्वाइन किया, कंपनी सेटअप हुई, हमने फिर कंपनी खड़ी की ठीक ठाक, 16 सब मिला के लगभग 17 एम्प्लॉय ऑलमोस्ट हमारे यहाँ काम करते थे नोएडा के अंदर में। लेकिन दोस्त किस्मत कुछ और ही पसंद थी। 2013 में नेटवर्क मार्केटिंग में आई, और वो कंपनी 1 साल में ही बंद हो गई। और जब बंद हुई तो हमारी इतनी बुरी स्थिति थी कि न्यू अशोक नगर दिल्ली के अंदर में एक रूम था सिंगल कमरे का, यहाँ पे ये इसी कमरे के अंदर में मैं मेरे दोनों बच्चे हम रहते थे, इसी में किचन था। और सबसे खतरनाक बता क्या बात थी इसकी, कि ये 3 बेडरूम का घर था, यानी एक हॉल है और 3 उसमें, एक हॉल उसमें 3 मकान थे, 3 मतलब रूम थे। एक रूम में 3 लड़के रहते थे, एक रूम में 2 लड़के रहते थे, और एक रूम में मैं परिवार साथ रहा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे वहां से छोड़ने के लिए, क्योंकि वहां से छोड़ न्यू अशोक नगर से अब इससे सस्ता मिलता क्या, इस चक्कर में 2015 की हालत बता रहा हूँ आपको, आज से ज़्यादा नहीं। यदि मैं ओके लाइफ में सक्सेस जर्नी देखूं, 2019 में हो गया था मैं अच्छे खासे लेवल पे, तो 19 से यदि मैं 15 देखूं तो कितना साल होता है, सिर्फ 4 साल। 5 लड़कों के बीच में लगभग 4 साल हम वहाँ रहे थे, 3 साल हम वहाँ रहे रूम में, इसलिए कि वहाँ से छोड़ के अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भाड़ा नहीं देना पड़ता था। याद है, वो गाड़ी लड़ा दिया था मकान मालिक का लड़का, तो हम कहा भैया भाड़ा जब गाड़ी बना के दोगे तो ही मैं रेंट दूंगा, तो इसलिए हम जबरदस्ती वहाँ रहना पड़ा हमें 3 साल तक। ये 2015 की बात है। और दोस्त ओके लाइफ में मैं आता हूँ 2018 अगस्त में, 1 अगस्त को मैंने काम शुरू किया था। डीके सर का फोन है, भाई कर देखो, मैं इनसे मांग रहा था सेटिंग, समझना कि भैया पावर ओवर मिलेगा क्या। और सही बताऊं तो मेरा ये पैरामीटर था कि यदि ये पावर दिए होते, यानी कि लेग दिए होते, तो मैं ओके लाइफ में नहीं होता।
समझना, क्योंकि 1-1.5 साल से हमारी इनकी बात चल रही थी, जब से कंपनी ऑलमोस्ट खुली थी, लेकिन मैं सेटल था एक कंपनी में, 6-7 लाख महीने की इनकम आ रही थी, तो मैं मन नहीं बना रहा था। लेकिन जब मन बना, उस कंपनी में कुछ चैलेंज थी, जब मन बना तो हम कभी पावर वॉर देख लो। बोले अखिलेश भाई ये पावर वॉर हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये बोले यार मेरे बारे में पता कर लो, मैं जहाँ रहा हूँ नेटवर्किंग में टॉप पे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे पास टीम नहीं होती, लेकिन जो भी यहाँ पे आता है उसको लगता है कि 2 लाख का प्लान है, पावर तो मिलेगी मिलेगी, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। बोलता बाकी और क्या दोगे बताओ, और मैं उनको हाथ जोड़ देता हूँ, इसीलिए हमारी कंपनी ज़्यादा चल नहीं रही है। स्पष्ट थे एकदम क्लियर। तो अखिलेश काम हो चाहे ना हो, 2025 तक मैं ऐसे ही बैठूंगा, नहीं चला पाया तब बंद कर दूंगा, लेकिन सेटिंग नहीं मिलेगी। ये बात है जून जुलाई 7 जुलाई, सुनो हम लोग गए थे पहली बार 7 जुलाई, तो मैंने कहा कि भाई फिर तो नहीं हो पाएगा। बोले तो ठीक है आईडी डालो कम से कम। 7 जुलाई को आईडी हमारी पड़ गई, और इनको ब्लैकमेल करने के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया। कहीं बेंगलोर जा रहे हैं किसी कंपनी के हेड ऑफिस में, कभी हम हैदराबाद जा रहे हैं, कंपनी खोज रहे थे सच में कि भाई 15-20 दिन होगा तो फोन करेंगे, अच्छा आ जाओ पावर ले लो फिर से यार, भागो मत कम से कम। बट इनका एजेंडा बहुत क्लियर था कि अखिलेश पावर वीकर हमारी कंपनी में कभी नहीं होगा, ये पक्का है। और दोस्त एकमात्र यही रीजन था, एकमात्र जिसकी वजह से मैं पहली बार कन्विंस हुआ था। और सेकेंड रीजन था कि एक बॉडी बिल्डर इनके साथ हमेशा होते थे, ऐसे हट्टे कट्टे टाइप के, और बोलते थे मैं साइंटिस्ट हूं, मुझे भरोसा नहीं होता था। विक्रांत जी, मुझे लगता कि भाई हरियाणा वाले हम बॉडी गार्ड वगैरह टाइप के होंगे, क्योंकि ये मिलते जब बातें करते तो मैं कंफ्यूज किया, जानता बहुत तगड़ा है बंदा। तो फाइनली जिस दिन इनसे खुल के बात हुई, जब फ्यूल रेंज के बारे में डिसीजन हुआ कि हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, 2-2 साल से काम कर रहे हैं इस इंग्रेडिएंट पे, हम कम्बो बंद करेंगे, तो मेरा जैसे हवा उड़ गया। हवा क्यों उड़ा, सिर्फ एक वजह बताऊं आपको जानकारी के लिए। हम पिछली कंपनी में एक प्रोडक्ट बेचते थे एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन 2300 रुपए की 60 गोली हम बेचते थे, 2 mg मात्र। और एक और प्रोडक्ट हम बेचते थे उस कंपनी में, जिंको बिलोवा, और जिंको बैलेबो हम बेचते थे 500 mg 1200 रुपए का। ध्यान देना, 500 mg कितने का, 1200 का, और 2300 का एस्टाजेंथिन 2 mg। तो दोनों का दाम मिला कितना हुआ, 1200 और 2300 कितना हुआ, 3500। इन्होंने एक फार्मुलेशन दिखाई ब्रेन फ्यूल का, बोले कि 3 mg एस्टाजेंथिन है, 500 जो जिंको बिलोवा में बेहोश। चला इसे कैसे हो सकता है भाई, हम 3500 का बेच रहे हैं, बोले 1000 का आ जाएगा धीरे धीरे करते हुए। तो 2 वजह जो मुद्दा थी, पहला पावर लेग न देना, नंबर 2 क्या रीजन थी, प्रोडक्ट। और ये मैं विश्वास किया कि बोल रहे हैं तो देर सवेर आ ही जाएगा, और ये सोच के मैंने काम शुरू किया। और दोस्त ये जो मेरा मकान था ना, पीछे आप देख रहे थे आप लोग, गांव का ये कच्चा मकान जो पीछे दिखा रहा था, ये रूम पार्टनर, ये बैक स्टोरी जाऊं जरा सा पीछे, तो ये जो गांव का कच्चा मकान से सफर शुरुआत हुआ, ये जो बनारस के अंदर में जमीन पे हम लोग 4 साल सोए, एक मकान के अंदर में 6 लड़के मिलके आपस में, वो सफर जो हम 4 साल 3 से 4 साल 5 लड़कों के बीच में हम रेंट पे रहे हैं, क्योंकि वहां भाड़ा नहीं देना पड़ता था न्यू अशोक नगर में, मजबूरी में, क्योंकि निकलने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। 2019 की बात करूं तो दोस्त 2019 आते आते ये मेरा पहला फ्लैट था कैश में, क्योंकि हमारी सिविल तो होती है झंड, क्योंकि पैसा तो होता नहीं किसी को, तो फाइनेंस कुछ हो नहीं रहा था, तो कैश में लिया, क्योंकि भाई साहब का आदेश था कार से पहले घर, तो यहां पे कैश में घर लिया। यदि इस फ्लैट की दोस्तों बात किया जाए तो बिलीव मी, जितने ना दिमाग में मेरे कीड़े थे सब शांत किए इसके अंदर में। ये जब आते मुझे हड़काते, क्या कर दिया तूने भाई घर के अंदर। क्यों दोस्तों, पूरे घर के अंदर कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी पूरे घर के अंदर बाथरूम तक में जुबान से बोलना है, कर्टेन ओपन, पर्दे खुल जाते हैं, जुबान से बोलना कौन सी लाइट ऑफ करनी है, कौन सी लाइट ऑन करनी है, वो हो जाता है। यहां तक कि लैट्रिन तक ऑटोमेटिक भाई साहब, बैठो सीट गर्म होता है एकदम, सच्चाई है, गर्म होता है, ठंडा, ठंडी में ठंडा नहीं लगता, पानी भी गर्म आता है धोने के लिए। ये सच्चाई है। और जब उठो तो अपने आप फ्लश भी करता है, वो कुछ नहीं करना होता। यदि उसमें स्मेल आती है, बदबू, बैक्टीरिया, तो उसमें ऑटोमेटिक एक लाइट जल कर, जो इंफ्रारेड पता नहीं क्या लाइट, वो किल कर लेती है, तो उसमें से बदबू तो नहीं आती बाथरूम में से। एवरीथिंग ऑटोमेटेड, यानी कि यही नहीं, जब हो गया तो एक बटन दबा दो, गरम गरम हवा आता सुखाने के लिए भी, फिर एवरीथिंग। जो सच्चाई है, मतलब जितने फैंटेसी थे सब पूरे हो गए इसी फ्लैट में, राइट। इसके बाद मुझे थोड़ा शौक था, 14 लाख की मैंने टीवी खरीदी 8K सैमसंग की, ये पिक्चर देखने का शौकीन था, पहली बार ये फैंटेसी पूरी किया। इसके बाद में जब होम थिएटर की बारी आई तो आप गूगल करना,
क्लिप्स की स्पीकर्स आते हैं जो यूएस की ब्रांड है। हम गए शोरूम में, बोले होम थिएटर चाहिए। बोले हाँ जी बताओ कौन, हमके बॉस टाइप का कुछ दिखाओ। तो हंसने लगा। हम क्या हंस क्यों रहे हो भाई? बोला भाई साहब होम थिएटर की बात करोगे तो बॉस की बात मत करना। हमके क्यों? बोला बॉस तो एंट्री में भी नहीं आता होम थिएटर में। अब हम ऐसे खुद, हम तो सोनी सुनते थे बस केवल कि बॉस सबसे महंगा। ये बोला है कि होम थिएटर में बॉस की एंट्री लेवल भी नहीं हम गुनते। तो उसने फिर दिखाया होम थिएटर। अच्छा उसके मतलब फ्रिज भी था। लगभग 3 लाख की फ्रिज खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उसमें भी टीवी लगी हुई है, देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्यों? आप लेडीज किचन में होती है दोस्तों, उनका दिमाग सीरियल में होता है, कई बार नमक कम बेसी हो सकता है। तो मैंने कहा भैया स्क्रीन रहेगा, फ्रिज में स्क्रीन है, एक बटन दबाओ, टीवी का सारा प्रोग्राम साथ में चलना शुरू हो जाता है टीवी के ऊपर में, और साथ में रिमोट भी रहता है कि उसी मतलब फ्रिज में से ही चैनल चेंज कम बेसी कुछ भी कर सकती हैं ये लोग। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, डेमो भी दिखा सकता हूं लेकिन लेट हो जाएगा। इस फ्रिज के अंदर में भी 3 कैमरा अंदर लगा हुआ है। मतलब अभी लाइव दिखा सकता हूं कि उसके अंदर क्या क्या रखा है, वो आप कहीं से देख सकते हैं। एआई के साथ है कि यदि कोई सामान रखा फ्रिज के अंदर 10-12 दिन हो गया तो नोटिफिकेशन आता, भाई साहब ये खराब होने वाला है, इसको हिला डुला लो, थोड़ा सा हटा लो यहां से। यस, अगेन सैमसंग का इकोसिस्टम। फिर मैंने होम थिएटर जो परचेज किया वो होम थिएटर क्लिप्स के है, जिसके एक एक सिर्फ बूफर ही 1.25 लाख के हैं। लगभग 5-5.5 लाख का तो होम थिएटर है सिर्फ। एंड बिलीव मी, आप डॉल्बी एटमॉस कहीं सुन लो, मेरे घर में सुनो, अच्छा लगे, क्योंकि छोटा रूम है ना तो जबरदस्त चलता है। यही नहीं, मतलब ये जो सारे ड्रीम जो फैंटेसी मेरे थे वो पूरे हुए। इसके बाद मैंने एक ये बिल्डिंग थी, क्योंकि भाई साहब का कहना था कार से पहले घर लिया। 50 लाख के लगभग एक BMW परचेज की। परचेज करने के बाद मुझे लगा नहीं और कोई गाड़ी लेनी है, क्योंकि मैं पहले दिन से था कि मुझे रेंज रोवर चाहिए। बोले खबरदार लेना नहीं, पहले घर आ गया। हम क्या आप लेने तो कहा ना, 50 लाख के नीचे गाड़ी आएगी, दूसरी आएगी तो जबरदस्ती। हम ठीक है भैया वो सही, हम क्या अब लेने दो। बोलो ना, जब भी गाड़ी आएगी उसके पहले एक प्रॉपर्टी आएगी। ध्यान देना, आप तीसरी गाड़ी लोगे तो तीसरी प्रॉपर्टी के बाद ही आएगी। नतीजा 2021 में एक मॉल है ब्लू सफायर मॉल, यहां पे लगभग मैंने 1.25 करोड़ की ऑफिस परचेज की थी, जो इसमें वैल्यू लगभग 2.25 करोड़ के आसपास हो चुकी है। राइट, यही दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ही बेहतरीन है। मतलब क्या बोलूं आपको इसके बारे में। इसके बाद एक रेंज रोवर हमने परचेज किया था 2021 फरवरी के अंदर में ही, अराउंड 1.32 करोड़, 1 करोड़ 32 लाख के आसपास मेरी कॉस्ट पड़ी है इसकी, क्योंकि इसमें अपग्रेड कई चीजें की गई, दैट्स वाई। यानी आज यदि बात किया जाए तो इस कंपनी में आने के बाद 38 महीने के अंदर में 7 करोड़ से ज्यादा मेरी इनकम मैं कमा चुका था। मेरे पास 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, मेरी अपनी ऑफिस है, मेरा अपना घर है, और आज एवरेज की बात करूं तो 8.5 करोड़ की इनकम मैं पार कर चुका हूं मात्र 4.5 साल के अंदर में। दोस्त बहुत सिंपल सी बात है, ये जो सफर था ना गांव के किसान परिवार से लेकर के ओके लाइफ केयर के अखिलेश का, ये इतनी जबरदस्त जर्नी है, इतनी जबरदस्त जर्नी है जो बिना मेंटरशिप के सक्सेस नहीं हो सकती थी, पूरी नहीं हो सकती थी। मतलब ऐसे ऐसे डांटे हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे डांटते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और सही बताऊं तो ये पता क्या बोलती है, पहली बार कोई आपको पाले पड़ा है, यानी आप किसी के पाले पड़े हो, जब आपको सुनाता है आप सुनते भी हो। इसके पीछे रीजन क्या कि जब जब इन्होंने कुछ बोला और मैंने नहीं किया बाई चांस, तो हमेशा नुकसान हुआ है, अब तक का रिकॉर्ड है। और जब जब ये बोले मैं नहीं चाहते हुए भी किया हूं तो हमेशा मेरा फायदा ही हुआ है। दोस्त बड़ी सिंपल मैसेज है, बड़ी सिंपल मैसेज है। ये जो परिवर्तन आया ना, ये मेंटरशिप और एक सही प्लेटफॉर्म की वजह से आया। इसलिए कि यहां बच्चे पहले आते हैं, बाप आते हैं बाद में, पहले बाप आते हैं, बच्चे आते हैं बाद में। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग में इंडियन कंपनी में क्या होता है जनरली कि आज आप ज्वाइन करोगे, 2 साल बाद कोई आपके ऊपर ज्वाइन करेगा। पापा कब आए? 2 साल बाद, आप पहले आ चुके थे। और जहां जहां पापा बाद में आएंगे वहां वहां खानदान की क्या होगी? बदनामी। तो भाई आप लोग में जो गर्मी ठंडी हो चुकी थी, कब से मैं खड़ा होकर सोच रहा था, मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, सब ताली बजा ही नहीं रहे हैं, सोचो आंटी बंटी संटी बोल दूं जाके। ये बोलती खबरदार बोलियो मत। अब देखो जो हंसे वही समझते इसका मतलब क्या है, बाकी तो जानते नहीं। राइट भाई, मैं समझ गया, आप लोग सब समझते हैं, ओके। तो बजा भी दो यार, बस समझते हो। कम ऑन। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ सही डायरेक्शन से, सही मेंटरशिप से, कि कभी भी कोई आया
तो हमेशा वो नीचे गया था। कभी भी कोई आया तो हमेशा किसी न किसी लीडर के अंदर गया है, ना कि कंपनी के डायरेक्ट गया है। और जब कभी भी कोई लीडर आज के 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद भी आए, यदि आपके डेप्थ में आए तो कई लोगों का उद्धार होता है। 13 करोड़पति टीम में है इस समय, जिनमें लगभग 7 लोग या तो फ्रेशर हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में कभी 25,000 भी नहीं कमाए थे। और ये रेशियो मैं आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में देखा ही नहीं हूं कि फ्रेशर लोग ऐसे कमाए हों। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन था कि जब भी कोई ज्वाइनिंग आती है हमेशा कहां आती है, बॉटम में। कोई यहां सोच के भी बीच में नहीं घुस सकता। दोस्त, यदि आपको एथिक्स वर्ड का मीनिंग चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में उसका नाम है ओके लाइफ केयर, दूसरा है ही नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं ओके लाइफ क्यों ज्वाइन करूं? हम क्या, आप 50 रीजन खोज लो, लेकिन एक मैं बोलूंगा, यदि आपको एथिकल कंपनी चाहिए तो आपके पास इंडिया में ऑप्शन ही नहीं है, आप डिसाइड कर लो, सिंपल। अब ये हुआ कि छोटा सा एक मैसेज दे रहा हूं, सिर्फ छोटा सा मैसेज। एक आदमी बहुत पत्नी प्रेमी था, बहुत प्यार करता था पत्नी से। अब वो डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ में हूं, मेरी पत्नी बहरी हो गई, ठीक से सुनती नहीं है। तो डॉक्टर बोला अच्छा ठीक है, बीबी को लाओ, चेक कर लूंगा, फिर दवा लिखूंगा। ना ना बहुत प्यार करता हूं डॉक्टर साहब, उसको मालूम भी नहीं होना चाहिए कि उसका इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर बोला एक काम करो, घर जाओ, पूछना हाउ आर यू, पहले 40 फुट से पूछना, नहीं जवाब देगी तो 30 फुट से पूछना, नहीं जवाब देगी जैसे 20-10 पे आ जाना। बोले ठीक भैया। अब वो खुश कि अच्छा बीबी को पता भी नहीं चलेगा और इलाज भी हो जाएगा। भाई साहब पहुंचे घर और 40 फुट दूर खड़े होकर बुला रहे हैं, तो डार्लिंग आज खाने में क्या बना है? कोई रिप्लाई नहीं। 30 फुट पे आए, अरे मैडम खाने में क्या बना है? कोई रिप्लाई नहीं। पहुंचे 20 फुट में, अरे जान खाने में क्या बना है? कोई रिप्लाई नहीं। 10 फुट पे आ गए, अरे देवी जी खाने में क्या बना है? कोई रिप्लाई नहीं। अब एकदम पास पहुंच गए, खाने में क्या बना है? 5 बार बोल चुकी हूं पनीर पनीर पनीर, सुनाई नहीं देता क्या? भाई साहब कंफ्यूज खुद भरे थे। और यही होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में। अपलाइन में दिक्कत है, कंपनी में दिक्कत है, प्रोडक्ट में दिक्कत है, बाकी हम तो सटीक हैं एकदम। इलाज अपना नहीं, इलाज बीबी का करा रहे थे भाई साहब। मैसेज बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत क्लियर दोस्त, कि जब भी आपको कोई चैलेंज आए कि क्लाइंट में दिक्कत है, चेक योर सेल्फ। एक मीटिंग में गया था तो वहां पे मैं सुना था कि जब भी आपको कुछ भी डिसीजन लेना हो तो बस एक सवाल अपने आप से करना। मुझे बहुत पसंद आया कि जब भी कोई काम करो इंडस्ट्री के अंदर में, एक सवाल पूछो कि जो काम मैं कर रहा हूं यही पूरी टीम करेगी तो मैं सफल होऊंगा या असफल? जवाब आएगा सफल तो करना, जवाब आएगा असफल तो आप अपने आप से पूछना, जो ये लोग गए हैं पीछे वाले, वो दूध वाले जो निकल गए, कि यदि मैं भी बीच में भाग जाऊं अब मेरी टीम पूरी भाग जाती तो अच्छा होगा? नो, तो आपको नहीं भागना है। यदि मैं परचेजिंग मार्केट से कर लूं तो क्या पूरी टीम कर लेगी तो अच्छा होगा? नो। तो एक अपने आप से सवाल लो दोस्त, निर्णय कि जब भी कभी डाउट हो किसी पे, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन, डाउनलाइन, आप वहां पर जाओ, पहले अपना इलाज कराओ, अपने आप को चेक करो। और जब भी कोई काम करना हो तो अगेन आस्क टू योरसेल्फ कि ये काम पूरी टीम करेगी तो अच्छा होगा या बुरा? और जो जवाब मिले अच्छा वही करना है, जिसका जवाब मिले बुरा वो कभी भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।